मगर इन 3 बच्चों ने राष्ट्रगीत नहीं गाया, राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया। आपके प्रिंसिपल ने कहा बच्चों से, ये क्या बात है भाई, ये तो मेरे को ऑर्डर आया है सरकार से, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, आप क्यों नहीं राष्ट्रगीत गा रहे हैं? उन्होंने ये जवाब दिया, देखिए हम लोग इसलिए नहीं गा रहे हैं कि हमारे धर्म में हम केवल जीसस क्राइस्ट का ही गुणगान कर सकते हैं, और राष्ट्रगीत क्या है? भारत माता के गुणगान है। तो हम ये धर्म में हैं, तो इसलिए हम भारत माता के गुणगान गा नहीं सकते, गाएंगे तो हमको पाप लगेगा। तो प्रिंसिपल हेडमास्टर ने बोला, क्या करना भाई, एक तरफ से तो सर्कुलर आ गया है, अब ये सर्कुलर को मुझे फॉलो करना है, तुमको गाना पड़ेगा। उन्होंने बोले नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने उठाकर तीनों बच्चों को रस्टिकेट कर दिया, स्कूल्स के बाहर कर दिया, कल से आप स्कूल मत आओ। तीनों बच्चों ने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया, और वो पिटीशन में उन्होंने कहा कि देखो हमको निकाल दिया बेफजूल, हमारे मूलभूत अधिकार है, जैसे बशीर साहब ने कहा आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, नहीं क्या, राइट टू रिलीजन में हमको हमारे धर्म को फॉलो करने के लिए हमें अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, और तुम हमको कैसे मना कर सकते हैं, संविधान में दिया है। तो उन्होंने चैलेंज किया केरला हाईकोर्ट को, और केरला हाईकोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया, बराबर है, प्रिंसिपल ने जो किया है बराबर किया है। उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज में एक कलम है कि भाई राष्ट्रगीत के प्रति तुम इज्जत करनी चाहिए। बच्चों ने कहा कि भाई हम तो इज्जत कर रहे हैं, हम बैठे थोड़ी थे, आप राष्ट्रगीत गा रहे थे दास साहब, हम भी खड़े हो गए, हमने कहां अपमान किया, हमने राष्ट्रगीत इसलिए नहीं गाया है कि भाई हमारे धर्म के अंदर में हम भारत माता को नहीं पूजा कर सकते, हम केवल हमारे जीसस क्राइस्ट जो है, यीशु जो है, उन्हीं को मैं हम कर सकते हैं। केरला हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं माना, उन्होंने जो ठहराव लिया प्रिंसिपल ने उसको सही ठहराया, और वो बच्चों को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर बच्चे लोग सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में, तब जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, न्यायमूर्ति। तो उन्होंने देखा कि क्या बात है भाई, उन्होंने उस जमाने में जो फेडरल कोर्ट्स के जजमेंट्स आते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से, वो लॉ जर्नल्स बहुत पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना लिबरल है डेमोक्रेसी के पद्धति में, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया है। वो इंटरप्रिटेशन ऐसा है, उनको बोलने का अधिकार भी है अंडर आर्टिकल 25, अंडर आर्टिकल 19(1)(a, बोलने का अधिकार मतलब दैट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू कीप साइलेंस, राइट टू ऑब्जर्व। बोलने का अधिकार का मतलब ये होता है
चुप रहने का भी अधिकार समावेश है उसके अंदर भीतर में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बच्चों ने गाया नहीं ना, तो वो भी उनका अधिकार बनता है। बोलने का भी अधिकार है, बोलने का अधिकार के भीतर चुप रहने का भी अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू ऑब्जर्व साइलेंस। तो बच्चों ने क्या किया? दे हैव ऑब्जर्व साइलेंस, दे हैव नॉट इंसल्टेड द नेशनल एंथम, दे स्टूड अप वेरी रेस्पेक्टफुली, दे पेड द रेस्पेक्ट। इसलिए उनके धर्म, एंड दे हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन भी है। तो उन्होंने गलत काम नहीं किया, तो उन्होंने केरला हाईकोर्ट का डिसीजन को उल्टा दिया, ओवर रूल बोलते हैं उसको, ओवर रूल कर दिया और कहा कि प्रिंसिपल ने जो काम किया गलत किया है। प्रिंसिपल कैन नॉट रिमूव देम बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच also includes the freedom to observe silence. So they said, they directed the principal को आदेश दिया कि ये 3 बच्चों को फिर से आप स्कूल में ले लें। तीनों बच्चे फिर वापस स्कूल में आए। तो देखिए, आज बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, चुप रहने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर में देखेंगे तो कितने कितने अधिकार है आपको। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको सोने का भी अधिकार है। रामलीला मैदान में क्या हुआ आज जब वो पतंजलि के जो हेड है रामदेव बाबा ने संप किया, स्ट्राइक किया उधर। रात को वहां प्रोटेस्ट करने वाले सो रहे थे और पुलिस ने एकदम 144 लगाकर घुस गई और डंडा मारने लगा। उसमें एक औरत की, महिला की डेथ भी हो गई। ये जब केस आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नींद बहुत जरूरी चीज है, इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए नींद बहुत जरूरी है, इसलिए हमको जल्दी जाना है सर। तो नींद लेने के अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। तो आज देश के अंदर में देखिए संविधान आपको क्या क्या नहीं दे रहा। और तीसरी बात, प्रेम्बल में आप देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के बाद में आता है फ्रैटर्निटी। यह फ्रैटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फ्रैटर्निटी का मतलब है बंधुत्व। ये मंच में बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। बाबा साहब ने हमेशा बंधुत्व का ज्यादा स्ट्रेस किया हमारे भारतीय संविधान के अंदर में। उन्होंने कहा बंधुत्व ऑफ व्हाट, एक पर्टिकुलर जाति के बंधुत्व होना चाहिए क्या? नहीं, आज हम सबको लेकर करेंगे और ये मंच सबको लेकर चलेगी, क्योंकि हम बाबा साहब के कहते हुआ जो प्रियम्बल के अंदर में बंधुत्व की जो मंत्र दिया, उस मंत्र के ऊपर में चलेंगे। जो हो गया इतिहास में भूल जाइए।
हम गलत कर रहे हैं तो आप टोक सकते हैं, आचार्य जी आप आचार्य है। आचार्य जी का एक जिम्मेदारी होता है, अगर कोई गलत बोलता है तो उसको टोकना पड़ेगा आपको। What Dr. Ambedkar says. Dr. Ambedkar clearly says fraternity means what common brotherhood of all Indians, irrespective of color, creed, caste, वंश। बाबा साहब कहते हैं इट इज अ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है which gives unity and solidarity to social life। बाबा साहब ये भी मानते हैं it is very difficult to achieve। सर आपको भी बोल रहा हूं मैं, it is difficult to achieve। आपको 4 लोग बोल देंगे ये क्या हुआ, कानेकर जी आप बदल गए क्या? हां बोलना बदल गया। मेरा पहला एलिजेंस इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। है किसी को हिम्मत ये गलत चीज है बोलने के लिए? इस मंच में आकर कोई है तो बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं। इट इज अ प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी to social life। It is very difficult to achieve, Baba Sahib is admitting, but we will have to achieve this unity। We will have to promote this brotherhood। आज हमारे समाज इंडियंस बोल रहे हैं, भारतीय कह रहे हैं। आपस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करो। चले गए ब्रिटिश लोग, हमको आजाद मिला, आज संविधान दिवस मना रहे हैं हम। आज इस संविधान दिवस में हम ये प्रतिज्ञा करते हैं हम सब लोग भाई भाई है, बहन है। क्यों नहीं लेते भाई? अगर कोई गलत बात कर रहा भी है उसको समझाओ ना, क्यों नहीं समझ सकते? हम वो पुराण में देखा ना, वाल्मीकि डाकू थे, वाल्मीकि एकदम संत बन गए। तो हर एक इंसान बदल सकता है, सब आपके ऊपर में है। इस मंच के कार्यकर्ता सबको लेकर चलेंगे। अगर कोई गलत बोल रहा है तो संविधान के आधार में, संवैधानिक तरीके से उसको सुधारेंगे। अरे कल मेरे बाप ने गाली दिया, मैं भी अभी गाली दूंगा, ये नहीं चलेगा। गाली देकर कोई संविधान हम संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी भी चाहिए इन पॉलिटिकल लाइफ। बाबा साहब सेड वी विल हैव इक्वालिटी, बट व्हाट अबाउट इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? In political life, we have one man and one vote. But in economic life, one man, no value. अरे एक तो वैल्यू मांग रहे हैं, one man, one value. So that हमारे ड्रीम अचीव हो सकती है। अरे हाँ, तो ये बात है हमारे प्रस्तावना। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन सवेरे से मेरे को पहले वक्ता बनाइए, मैं भी 2 घंटा लूंगा, अध्यक्ष की ऐसी की तैसी करा दूंगा। मुझे अध्यक्ष बनाएंगे, आधा मैदान साफ हो जाएगा, 12 बजे के पहले मेरे को जाना पड़ेगा। ये कहां से होगा? नेक्स्ट टाइम से मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा सर। नेक्स्ट टाइम से मेरे को वक्ता बनाइए, हमारे जनता को अच्छे तरीके से बोलते जाऊंगा क्या क्या बोलना है। ये जो प्रावधान बने हैं
जो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, इकोनॉमिक राइट्स के, ये सब चीजें हमारे मूलभूत अधिकार में बहुत कुछ किया है। इसमें अभी हमने देखा है कुछ 1-2 साल पहले से मूलभूत अधिकार का स्कोप इतना बढ़ गया। अभी लोग बोल रहे क्या हो रहा भाई, क्या करेंगे, संविधान बदल रहा है, संविधान की इंटरप्रिटेशन कोर्ट को हमने जिम्मेदारी दी है, हम विरोध नहीं कर सकते। संविधान बोलता है कोर्ट, अरे कोर्ट क्या होता है भाई, बाबा साहब बोलते कोर्ट कौन सा होता है, कोर्ट यानी आप और हम जो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहीं से तो सब कुछ हो रहा है ना, लोग एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। कुछ मेरे नजर में 3-4 केसेस आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में आप लोगों को बताओ, नहीं तो बेइंसाफी होगा, कम से कम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं फंडामेंटल राइट्स में। कुछ 3-4 केसेस इसलिए बताना चाहता हूं कि आप इस केसेस के माध्यम से एक कल्पना कर सकते हैं कि मूलभूत अधिकार के स्कोप कहां से कहां बढ़ गया। हमारे कानून की किताब में, इंडियन पेनल कोड में एक कलम था, आर्टिकल नहीं, उसको कलम बोलते हैं, नहीं तो आप फिर टोकोगे। वो 497 सेक्शन है, जो वकील होंगे तो जानते हैं, सेक्शन 497। इट स्पीक्स अबाउट अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या है, हिंदी में बोलने से और वो समझेंगे नहीं, उसको बोलते हैं व्यभिचार। व्यभिचार और विस्तार से बोलो तो पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन। जब आप किसी मैरिड लेडी से उसके हस्बैंड होते हुए मतलब रिश्ता बनाते हैं, आप यानी आप लोग नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो आप गलत न समझो। एक मैरिड लेडी से, शादीशुदा औरत से आप रिश्ता बनाते हो, वो आपका वो मैरिड लेडी के रिश्ता से अगर उसका हस्बैंड परेशान है तो हस्बैंड कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दिस मैन जिसने आपके पत्नी के साथ में रिश्ता बनाया। इसलिए उसको अडल्ट्री कहते हैं। जो इंसान ऐसे परस्त्री गमन करता है ना, उसको हम अडल्टरर कहते हैं, अडल्टरर। और जो लेडी है जिसको इसने मोहित कर कर उस रिश्ते में रखा है, उसको एडल्ट्रस कहते हैं। ये एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने केस फाइल किया था। और इस केस के अंदर में ऐसा था कि भाई अगर उस मैरिड औरत के हस्बैंड ने अगर केस किया पुलिस के अंदर 497 के अंतर्गत, तो वो केस में मैक्सिमम सजा 5 साल की हो सकती सब अडल्ट्री में। अडल्ट्री को हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कहते हैं। तो जिसने केस किया बोले ये क्या भाई गलत बात है। हमारे संविधान के अंदर में देखा तो स्त्रियों को एक स्पेशल प्रोविजन दिया है और हमारे भारतीय संविधान कहता है कि मैन एंड वीमेन दे आर इक्वल। पुरुष और स्त्री को इक्वल कहते हैं। अगर इक्वलिटी है संविधान के अंतर्गत
तो यहां क्यों भाई इक्वालिटी नहीं है? जो पुरुष गड़बड़ कर सकता है, पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं, बंद करते हैं, 5 साल की सजा भी हो सकती है। और वो औरत जो उसके साथ में उसको जो सिग्नल देखकर जो भी करती है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए नहीं पनिशमेंट हो सकती है। कहते हैं विमेन इज अ विक्टिम। अगर उस औरत के ऊपर में भी कलम लगा दिया जाए, भाई परिवार का क्या होगा? उस परिवार में पलने वाले बच्चों का क्या होगा? अगर मां अगर जेल के अंदर है तो बच्चों का क्या होगा? और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर में। आज में उस इंस्टीट्यूशन में इतना दम है, आप कुछ भी बात करो। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। आज भी वो चल रहा है। कुछ घटना इधर उधर होता है, फॉरगेट इट। तो उन्होंने कहा कि भाई कानून के हिसाब से औरत और पुरुष को समान स्टेटस दिया है संविधान में, परंतु अडल्ट्री के गुनाह के लिए आप उस पुरुष को पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उसको जेल में डालते हैं, उसको 5 साल की सजा सुनाते हैं। और ये औरत जो है वो पुरुष को बढ़ावा तो दिया ना, उसके सिग्नल के बिना वो उसको उसके पीछे लग सकता है क्या? वो पुरुष को, कौन सा पुरुष को उतना दम है? अरे औरत ने अपनी कमजोरी बताई ना, इसलिए तो घुसा अंदर। वो औरत के ऊपर में आप नहीं एक्शन ले रहे, बेचारा पुरुष के ऊपर में ले रहे। जब औरत अडल्ट्रेस है, शी इज ऑल्सो एन एबेटर। क्राइम को प्रमोट करने के लिए वो भी एक सहभागी रोल अदा करती है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। उन्होंने बोला कि इट इज सेक्शन 497 इज हिटिंग आर्टिकल 14। तो क्या होना चाहिए? अरे ये कानूनी निकाल डालो। तो भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में मिश्रा जी थे, रिटायरमेंट होने के पहले चीफ जस्टिस, बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरी केसेस डिसाइड कर कर गए। उन्होंने बोला कि भाई ये बांसुरी रहेगी नहीं ना, बजेगा कैसा? इसलिए उन्होंने ये जो कानून है इसी को निकाल दो। 497 हैज बीन अब्रोगेटेड। कानून की किताब से 497 को निकाल ही दिया, उसको राम नाम सत्य कह दिया। आज 497 इज नॉट इन ऑफेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत काम आप लोग करेंगे। समझ गए सर? 497 नहीं है। ये बहुत बड़ा केस, ये मूलभूत अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है साहब। मूलभूत अधिकार है आपको इक्वालिटी का। गलत काम करने वाला पुरुष का सहभागी अगर है एक औरत, उसके ऊपर में भी एक्शन होगा। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, बोलेंगे हम उनका परिवार है यार, बच्चे हैं यार, नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष को जेल में डालने से कम मां बच्चों को संरक्षण दे सकते हैं। अगर मां ही खुद ही जेल के पीछे चले गए तो बच्चों की क्या हालत होगी? इस दृष्टिकोण से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 497 पाहिजे नको नको। देखिए फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां ऊपर हो रहा है।
दूसरा केस बता रहा हूं, अंधेरा का पहले ही बता देता हूं। यह केस है सब होमोसेक्स के बारे में। समलैंगिक बोलते हैं, जो पुरुष और औरत के बीच में जो सेक्स होता है वो तो सभी जानते हैं, मगर पुरुष के और दूसरे पुरुष के बीच में जो सेक्स होता है उसको होमोसेक्स बोलते हैं। एक औरत और दूसरे औरत के साथ में अगर सेक्स करते हैं उसको लेस्बियन कहते हैं। तो एक हमारे जौहर भाई थे, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस है 2018 का। इसमें आप एक कलम था 376 तो आप जानते हैं रेप, 377 अननेचुरल सेक्स। अननेचुरल सेक्स, नेचर के खिलाफ जाकर कोई सेक्स करना, जिसके लिए सजा 10 साल की सजा थी साहब। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई क्या जरूरी है कि पुरुष औरत से शादी करेगा? क्या पुरुष दूसरा पुरुष से शादी नहीं कर सकता है? ये इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, ये तो समानता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई एक पुरुष दूसरा पुरुष से सेक्स रखता है, इसको भी मान्यता देनी चाहिए। काय को उसको जेल में डालते हो, उसको 10 साल तक सजा सुनाते हो? ये बेइंसाफी है। मूलभूत अधिकार में दिया गया है इक्वालिटी। एक औरत, कोई जरूरी नहीं पुरुष के साथ शादी करे, एक औरत को लगता है कि दूसरे औरत के साथ वो शादी करें, शादी करें। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा चक्कर में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई वही पहला वाला फंडा 497 को उखाड़कर फेंक दिया। तो उन्होंने बोला ये सेक्शन 377 को भी उखाड़कर फेंक दो, होने दो, जो भी हो रहा है हो रहा है। तो उन्होंने लेस्बियन, गे, जो पुरुष और एक दूसरा पुरुष से जो सेक्स करता है उसको गे सेक्स बोलते हैं, GAY। बाइसेक्सुअल, फिर ट्रांसजेंडर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 377 इज नॉट एन ऑफेंस, कानून की किताब से उखाड़ कर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकार के नाम से। आज कोई जरूरी नहीं मैं लड़की से शादी करूंगा, मेरी इच्छा है भाई, मैं लड़कों से भी शादी करूंगा। लड़की है तो मैं लड़की से शादी, लड़की से शादी करेगा। हां, विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध हुआ, जबरदस्ती हुआ तो फिर कानून आएगा। अगर दोनों पार्टी में कॉन्सेंसस है तो दोनों साथ में रह सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ आज देश में बहुत से ऐसे शादियां हो रही है, मां बाप के जो लड़कियां हैं अपने सहेली के साथ में जा रहे हैं, भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में शादी, पहले तो ऐसा था लड़का लड़की अगर भाग जाते ना पुलिस स्टेशन में जाते हैं शरण लेने के लिए, और पुलिस वाला ही खुद पंडित बुलाकर शादी करवा देता था। अभी मामला उल्टा हो गया, पुलिस स्टेशन में भाग जाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मैं पुरुष हो भी पुरुष, मैं दोनों, और हमारे
पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं। पुलिस वाला बोलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, शादी करो, चलो 2 माला मंगाओ, 1 पाव पेड़ा मंगाओ, होने दो, बाजा नहीं बजेगी। मैं क्यों ये सब चीज बोल रहा हूं आप लोगों को? विस्तार रूप से ये बताना चाहता हूं कि मूलभूत अधिकार के स्कोप कितने बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। एक तीसरा केस, कल 4 केस बताऊंगा, मैं विदा लूंगा। तीसरा केस, इसमें भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे। 2018 में सबरीमला का केस था। सबरीमला, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। केरला में कुछ अधिवक्ता थे, लॉयर्स, यंग लॉयर्स थे। इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने बोला कि अपन एक जनहित याचिका डालते हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन्होंने कहा कि सबरीमला जो है ये केरल में एक मंदिर है, उस मंदिर का भगवान है लॉर्ड अयप्पा। अयप्पा का मतलब हरि और शिव दोनों के बीच में जो पुत्र हुआ उसको हरिहर पुत्र बोलते हैं। जो पुराण में जो मंथन हुआ, जब विष्णु ने मोहिनी की अवतार ली, तब शिव जी मोहित हो गए। उनके दोनों के मिलन से जो बच्चा निकला उस बच्चे को अयप्पा कहते हैं, हरिहर पुत्र। तो मंदिर केरला में है, पतिनमतिट्टा। उस मंदिर के अंदर में एक प्रथा मंदिर वालों ने फॉलो किया। वो प्रथा ये थी कि अयप्पा जो स्वामी थे, जो भगवान थे, वो बैचलर थे। बैचलर से बढ़कर बोल सकते सेलिबट्स, शादीशुदा नहीं थे उनके। तो उन्होंने कहा कि भाई जो औरत लोग जाते हैं मंदिर के अंदर में दर्शन करने में, उसमें कुछ ऐसे औरत होते हैं 10 साल से लेकर 50 साल तक महीने में 3 दिन मासिक धर्म में रहना पड़ता है। उस मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं अंग्रेजी में, उस मासिक धर्म में रहने वाले औरत को अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने नियम डाल दिया, कोई भी औरत 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के जो औरत है वो मंदिर के गर्भगृह में जा नहीं सकते, अयप्पा का दर्शन नहीं कर सकते। तो हमारे जो तरुण अधिवक्ता थे, यंग लॉयर्स, उन्होंने बोला ये क्या बात है भाई, ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है। आप 50 के उम्र के स्त्रियों को अलाउ कर रहे हैं, 10 साल तक जो बच्चे हैं, औरतें हैं, जो फीमेल हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं, 10 और 50 के बीच का नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। इसलिए उन्होंने पिटीशन डाल दिया। काफी दिन से पिटीशन चली थी। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन आए तो उन्होंने बोला एक गलत बात है भाई, बल्कि वो मासिक धर्म में होंगे, पर उनको भी अधिकार है भगवान का दर्शन करना, उनको तुम वंचित नहीं कर सकते हैं। तुम कुछ औरत को बोलते जाओ 10 उम्र तक और 50 उम्र के बाद के बाकी के बीच के उम्र के क्यों नहीं जाएंगे भाई? ये इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
and also special provision of the constitution, special provision for women. तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये जो प्रथा है जो मंदिर में फॉलो करते हैं उस प्रथा को ही उखाड़ दो। उखाड़ने वाले काम ही करते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने उस प्रथा को उखाड़कर फेंक दिया। ये हुआ, मंदिर के लोग वहां हैरान हो गए, ये क्या हो रहा भाई। अगर हमने ये औरत लोगों को अगर एंट्री दिया तो हमारा अय्यप्पा का ब्रह्मचर्य खतरे में हो जाएगी भाई। अय्यप्पा का जो पावर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मासिक धर्म में नहीं जाना चाहिए। इसमें तो मासिक धर्म में रहने वाले औरत जाएंगे उधर में और दर्शन लेंगे, तो अय्यप्पा की जो सैंक्टिटी है, अय्यप्पा का जो प्यूरिटी है वो तकलीफ में हो जाएगी। तो आज विरोध किया उन्होंने, देश भर में विरोध हुआ। उन्होंने बाद में रिव्यू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, ये आपने मंदिर के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए भाई। ये तो सदियों से हमने प्रथा पालकर आई है और हमारे मंदिर के नियमों को आप क्यों तोड़ना चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। तो वो रिव्यू पिटीशन पर अभी मामला को लार्जर बेंच, बड़ा बेंच में सुनवाई करने के लिए रखा है। अभी हुआ नहीं, पेंडिंग है। मगर पोजीशन ऐसा है कि डिसीजन स्टे नहीं किया उन्होंने। अभी भी 10 से 50 उम्र वाली औरत जा सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, उसको पुलिस की प्रोटेक्शन मिलेगी। ये है फंडामेंटल राइट्स। क्या चमत्कार। और एक केस है मेरे पास में, वो केस ऐसा है जो ट्रांसजेंडर वाला केस है। उसको हम कहते हैं परलैंगिक, बराबर है सर, आचार्य जी आप है, परलैंगिक, ट्रांसजेंडर। एक वर्ड उसमें उन्होंने बोला, चक्का जो लोग हैं उनको परलैंगिक बोलते हैं, उनको ऐसा बोलना भी नहीं है। ये शादियों में वगैरह उनको बुलाते हैं, जो पुरुष भी नहीं होते, जो औरत भी नहीं होते हैं, उसको परलैंगिक बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। ये हमेशा इनके मजाक उड़ाया जाता था, ट्रेन में, बस में। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की केस है साहब। उन्होंने बोला कि एक गलत बात है भाई, वो भले पुरुष भी नहीं है और औरत भी नहीं है, परलैंगिक है, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर, बट उनको तो लाइफ है ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। उनको ह्यूमन बीइंग कर कर अगर हमारा संविधान रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फिर संविधान का क्या मतलब होता है? अगर हमारा संविधान कोई इंसान को इंसान नहीं बोलेगा, बल्कि नेचर ने उन्हें ऐसा क्रिएट कर दिया, तो उनका क्या दोष है भाई? क्या उनका काम यही है तालियां बजाना, एक एक दुकान के सामने जाना, 10 लोग उनकी मजाक करना? भाई उनको इज्जत भी तो है ना। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। जीने का अधिकार संविधान ने मुझे दिया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और उसी संविधान ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स, केवल जीने का अधिकार ही नहीं है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। और ये मंच आप लोगों को फिर से आह्वान करना चाहते हैं, भाई जियो, संविधान ने जीने का अधिकार दिया है,
मगर अपनी इज्जत को खोकर मत जियो भाई। इज्जत ही एक ऐसी चीज है जो ये बताती है कि आप ह्यूमन बीइंग है। केवल 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें रहने से आप ह्यूमन बीइंग नहीं बनते हैं। आपको अगर कोई इज्जत नहीं देता है तो संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है, जीने का अधिकार। तो इन लोगों ने बोले कब तक हम थाली बजाएंगे भाई, हमारे बीच में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हो सकते हैं। आपको मालूम है एक केस आईएएस ऑफिसर बन के ट्रांसजेंडर वाली, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको एक नया नाम दो। आप पुरुष भी नहीं मानते हो इसको, औरत भी नहीं मानते हो, तो इनका स्टेटस रहेगा दे आर कॉल्ड एज थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कोई औरत की बभौती नहीं है, फंडामेंटल राइट्स कोई पुरुष की मोनोपोली नहीं है। निसर्ग ने उनको ऐसा पैदा कर दिया, उनको आप वंचित नहीं कर सकते। द फंडामेंटल राइट्स in our constitution is also equally applicable to them, socially, economically they are backward. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है they should be treated under the category of OBC, अदर बैकवर्ड एरियाज के अंदर में उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। तो अभी आप जितने भी देखेंगे ट्रांसजेंडर, उनको आप बताइए, क्रिएट अवेयरनेस कि भाई उनको रिजर्वेशन लागू है, ओबीसी में जो रिजर्वेशन की प्रावधान है वो लागू है उनके लिए, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है, उनको वोटिंग राइट्स है। जो समाज के जो सोशल स्टिग्मा अटैच हुआ है ना, वो निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, इसलिए रेस्पेक्ट देम लाइक यू रेस्पेक्ट द अदर जेंडर, क्योंकि ये थर्ड जेंडर, उनका स्टेटस है थर्ड जेंडर। तो भाइयों, मेरा ये कहना है कि बस एक 5 मिनट में खत्म करूंगा सर। जब डिग्निटी की बात आती है, डिग्निटी के साथ में जीना है। डिग्निटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एक ऐसे मजेदार केस आया कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, एक जेल मैनुअल, जेल का कामकाज कैसा चलना चाहिए, हर एक जेल में एक जेल मैनुअल होता है। ये जेल, पंजाब जेल मैनुअल, इसके अंतर्गत एक प्रावधान रखा था, जो कैदी को जब फांसी की सजा सुनाई जाती है, जब उस कैदी को फांसी में लटकाया जाता है, वो प्रावधान ये कहती है कि उसकी सजा होने के बाद में, उसको लटकाने के बाद में, रस्सा में लटकाने के बाद में उसको फौरन रस्सी से नहीं निकालना, एक कानून रूल कहती है। वो कहती है उसको उसी रस्सी में आधा घंटा तक लटका कर ही रखना है। दैट बॉडी ऑफ दैट प्रिजनर विल बी हैंगिंग इन एनिमेटेड सस्पेंशन फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटा होने के बाद में जेल डॉक्टर जाकर उस मृत को घोषित करेगा, फिर बॉडी को निकालकर उसके रिश्तेदार को देगा।
तो हमारे पास में एक वकील था, ह्यूमन राइट्स के ऊपर में अधिकार में काम करने वाला ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, परमानंद कटारा, पंडित परमानंद कटारा। परमानंद कटारा का यही काम है कि भाई ऐसे जो करतूते होते हैं उसको पॉइंट आउट करना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के लिए लड़ता था। उसने देखा कि ये कौन सा प्रावधान है भाई, तुम कैदी को आधा घंटा तक फांसी देने के बाद में एक घड़ी की पेंडुलम जैसे लटका कर रखे हैं। इट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारा संविधान कहता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। भले ही इस इंसान के शरीर से आत्मा निकल गई है, मृत घोषित कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान जानवर बन गया। उसमें अगर जान नहीं है तो क्या हुआ, वो तो इंसान की बॉडी है ना। तो संविधान जो इज्जत देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो परमानंद कटारा ने कहा है कि इस आदमी को, ये जो मृत हो गया है, उसको भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। मर गया तो क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बहुत अच्छी बात है। राइट टू डिग्निटी इज नॉट ओनली अवेलेबल टू लिविंग बीइंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, इवन राइट टू लाइफ is also equally applicable to dead persons. Dead persons को भी इज्जत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और कहा कि इस प्रकार के जो आप रूल्स बनाते हो ना, जेल मैनुअल उकाट दो, निकाल दो। आदेश दिया, फौरन उस रूल को निकाल दिया। तो देखिए, राइट टू लाइफ, इवन आप और हम में तो जान है, जो शरीर पर जान नहीं है उसको भी इज्जत मिल रहा है। कौन दे रहा है इज्जत? संविधान दे रहा है। तो आप लोग तो जीवंत है ना, जीवंत होने के बाद में भी आपके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो आप चुपचाप क्यों बैठे भाई? बोलो, हमारे कानेकर जी आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल है। कानेकर जी के विद्यार्थी लोग आपके सक्रिय ढंग से आपके साथ है, बोलिए ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बड़ा विस्तार से बात किया। हां, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं बात किया। थोड़ा ड्यूटीज के बारे में भी मैं बता दूं थोड़ी बार, नहीं तो पवन शर्मा या वर्मा जी, जो भी है, मेश्राम जी, मेरे को गलत समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान का 42nd अमेंडमेंट में लिया। संविधान के शुरुआत में नहीं था। 51A पार्ट 4 जस्ट एक आर्टिकल है, 10 ड्यूटीज बताया गया। 86th संशोधन में, अमेंडमेंट में 11वां ड्यूटी बताया गया। 1986 अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट में, करेक्ट। तो जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ, केवल एक इंसान, सर आप नोट करो, प्रोफेसर केपी शाह, प्रोफेसर केपी शाह, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला इंसान था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह बात उठाई
कि मूलभूत अधिकार के साथ साथ हमें मूलभूत कर्तव्य भी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए, एट पार विथ फंडामेंटल राइट्स। पहला इंसान। तब केपी शाह की बात किसी ने माना नहीं। कईयों साल के बाद में फिर 42nd अमेंडमेंट में 46 अमेंडमेंट में यह आया, मूलभूत कर्तव्य। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, हमारा 1976 में यह अमेंडमेंट हुआ। 12 मेंबर की कमेटी बनी थी। कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन ने कमेटी फॉर्म किया, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने ये ड्यूटीज बताया। वैसा देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देश में ये ड्यूटीज वगैरह का चक्कर नहीं है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा कुछ लिखा है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल गवर्न बाय कॉमन लॉ एंड जुडिशियल डिसीजंस, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोशलिस्ट कंट्रीज, यूगोस्लेविया, चाइना, रशिया, इन लोगों ने बहुत विस्तार रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में किया। राइट टू वर्क इज गारंटीड इन चाइना, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया राइट टू वर्क इज नॉट गारंटीड। केवल उन्होंने एक कलम बनाया, आर्टिकल बनाया, अनुच्छेद बनाया 41, आर्टिकल 41, जिसके अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर में उन्होंने ये कहा। तो ये ड्यूटीज क्या है? इसके लिए आप अगर ड्यूटीज नहीं करते, कर्तव्य नहीं पालन करते, तो कोई आपको कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, पैसे लगा कर रखा है। और हमको हमारा जनता भी मालूम है, हमारी जनता ऐसी जब तक दंडा नहीं पड़ती ना, वो कुछ करने वाली नहीं है। एनफोर्समेंट नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ। जब तक कोई गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर ड्यूटी के ऊपर कानून नहीं बनाती है और सजा नहीं सुनाती है, तब तक कुछ नहीं है। राष्ट्रगीत गाते हैं, लोग चले जाते हैं, राष्ट्र झंडा उसका भी आदर नहीं करते थे। ये लिखा हुआ है इस पूरा ड्यूटीज। एक ड्यूटी जो है मैं उस पर विशाल रूप से बताना चाहूंगा। 86 अमेंडमेंट में वो ड्यूटी बताया गया है कि हर एक पेरेंट्स को, हमारे कार्यकर्ता जो हैं इसको हम ये आह्वान करते हैं, ये क्रिएट अवेयरनेस, ये ड्यूटी है। ये जो बच्चा 6 से 14 साल की है आयु के बीच में, ये बच्चों को शिक्षा का अवसर जो उपलब्ध करना है पेरेंट्स को। कोई पेरेंट्स नहीं जाते होंगे तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा 86 का अमेंडमेंट के, है ना। तो ये ड्यूटीज को आपको पालन करना है, वॉलंटरीली पालन करना है। रक्षा क्या करना है? देश को रक्षा करना है, भारत के एकता और अखंडता की रक्षा करना है, प्रभुत्व की रक्षा करनी है। और ये जो झील और अन्य जीव है, पर्यावरण, उसकी रक्षा करनी है।
स्त्रियों के सम्मान करनी है। स्त्रियों के विरुद्ध में अगर कोई प्रथा है, उस प्रथाओं को उठाकर उखाड़ कर फेंकना है आपको। धर्म, भाषा, वर्ग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नॉनवेज से आप वेजिटेरियन हो जाओ, ये तो फूड हैबिट्स है। कोई जंगल में जाता है, क्या क्या मांस का निकल इच्छा होती है लोगों को, ये सब बंद करनी है। और फंडामेंटल ड्यूटी से कहता है कि आप दूर रहना है। किससे दूर रहना है? हिंसा से दूर रहना है। सुरक्षा करना है आपको। किस चीज की सुरक्षा करोगे? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। आप और हमने योगदान दिया वो संपत्ति को खरीदने के लिए, इसलिए सुरक्षा करना आपका और हमारी जिम्मेदारी होती है। विकास करने के लिए बोले, किस चीज की विकास होनी चाहिए भाई? आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। साइंटिफिक, प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, पेपर में एक ऐसा न्यूज आया, आंध्रा में बाप डॉक्टरेट है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, मां भी अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टरेट और वो भी प्रिंसिपल है। इन दोनों के संग में उनको 2 बच्चियां थी, 27 साल का, 22 साल का। एक पीजी कोर्स कर रही थी। किसी तांत्रिक ने बोला कि भाई इन लोगों को आप कत्ल करो, कत्ल करने के बाद में फिर जीवित उठकर आएंगे, फिर इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, आज के पेपर में है, आंध्रा में, ये मां और बाप पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट है, प्रिंसिपल्स हैं, इनके घर में तांत्रिक आया, बोला ये दोनों लड़कियां हैं ना, इनको आप कत्ल करो, कत्ल करने के बाद में ये फिर जीवित हो जाएंगे। अब जीवित हो जाएंगे तो ये अच्छा योग आपके लिए लाएंगी। आप यकीन नहीं करोगे, ये मां ने इनकी मुंडन किया, मां ने त्रिशूल लेकर दोनों बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। फिर कहां जीवित होकर कौन आया? कोई नहीं, पुलिस वाला ही जीवित होकर आ गया, सो रहा था। ये आज के पेपर में है, तो मैं ताजुब हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। ये कहां से तांत्रिक के बात के चक्कर में आ गए पढ़े लिखे लोग? तो कम से कम हमारे संविधान आह्वान करता है कि साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करो, मानववाद के बारे में बोलो, ज्ञानार्जन के बाद बोलो, इंसान के ऊपर में सुधारपन की भावना लाओ, विकास करो उसका। भारत के सभी लोगों में समानता लाओ, समान भ्रातृत्व की भावना लाओ और प्रयास करो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष लाओ, बढ़ाओ, विकास करो, ये कहता है। मगर हम मानते नहीं हैं। जाइए, प्लास्टिक के पानी पिएंगे, वहीं फेंकेंगे। प्लास्टिक बैन है, उसी में कुछ करेंगे, नीचे डालकर आ जाएंगे। कोई पशु प्राणी खाएगी, उसको तकलीफ होगी, मरेगी, आपको दूध नहीं देगी। तो कम से कम ये कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ करो। चलो कानून कुछ नहीं कर सकता आपको,
मगर उन्होंने डालकर रखा कम से कम डूज एंड डोंट्स आपका होना चाहिए। तो साथियों समय हो रहा है हमको